हाँ, हेलो। आदित्य जीएमसी आयुष एकेडमी की ओर से आप सभी अभ्यर्थियों को जो बीपीएससी मेन एग्जाम दे रहे हैं उनको थैंक यू, धन्यवाद। मैं पारसनाथ आज LSW लेबर एंड सोशल वेलफेयर श्रम एवं समाज कल्याण का क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहा हूं। यह क्रैश कोर्स 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए होगा। क्रैश कोर्स में मैं वही पढ़ाऊंगा जो परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना हो, जो आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना हो। इसके लिए मैं क्वेश्चन गेस कर दिया हूं, उसका सही तरीके से मैं विश्लेषण करूंगा। आप ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे, लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। यह क्लास करीब करीब 20-25 घंटे का होगा। इसमें आप देखेंगे कि जितने भी सरकार द्वारा संशोधन किए गए हैं वो भी हम जुड़वा देंगे। साथ ही आप देखेंगे कि आपको लिखने का भी तरीका मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लिखेंगे। आप देखेंगे कि बहुत से स्टूडेंट 1-2-3 बार से मेंस लिखे होंगे, बहुत नए स्टूडेंट भी होंगे। घबराने की बात नहीं है, चाहे वो पुराने स्टूडेंट हो, नए स्टूडेंट हो, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वह सबके लिए समान होता है, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो या न्यू स्टूडेंट हो। आप धैर्यपूर्वक उस क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। मेरी शुभकामना है कि आप सभी सफल हों। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूं कि इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग का सारा प्रश्न बीपीएससी 65वीं एग्जाम में पूछे जाए। इसके लिए मैंने एक रणनीति बनाया है, उस रणनीति पर मैं काम कर रहा हूं और आप लोग को इस क्रैश कोर्स के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आप देखेंगे कि 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से क्वेश्चन की प्रकृति, नेचर में बदलाव आ गया है। कुछ क्वेश्चन 50 नंबर के लॉन्ग पूछे जा रहे हैं, जैसे सेक्शन 1 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें AB करके होता है। कोई क्वेश्चन 25-25 नंबर का AB है, कोई क्वेश्चन 30 और 20 का है, कोई 15 और 35 का है। ये आपको समझना है कि इसका लेंथ क्या है। कुछ स्टूडेंट का शिकायत है, फोन करके पूछा गया कि सर छोटा क्वेश्चन होगा, 2 पेज में आ जा रहा है, वो 25 नंबर कैसे मिलेगा। तो आप ध्यान से सुनेंगे, वो 25 नंबर का क्वेश्चन नहीं है जो 2 पेज में आ रहा है। आप AB समझ लिए कि AB पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि A और B दोनों 25-25 नंबर का है। नहीं, ये हो सकता है कि 15 नंबर का ही हो, 20 नंबर का ही हो, क्योंकि इसका निर्धारण जो है आयोग करती है, बीपीएससी द्वारा किया जाता है। बीपीएससी करती है कैसे कि मॉडल आंसर जारी करती है। जो कॉपी जांच करने जाते हैं उनको मॉडल आंसर देती है और उस मॉडल आंसर में परिभाषा में कितना नंबर दिए जाएंगे, या AB करके क्वेश्चन है तो किस क्वेश्चन का मान कितना होगा, किसमें कितना अंक दिया जाएगा, इसका निर्धारण किया रहता है। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना आंसर 2 पेज का है 2 पेज ही लिखेंगे। अधिक लिखने से जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। नहीं, अंकों का निर्धारण आयोग करती है, आप उसके लेंथ के अनुसार लिख डालेंगे। कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि अब आपको 3-3-6 क्वेश्चन आपको लिखना है। अगर सारे शॉर्ट नोट्स लिखते हैं तो 12 हो जाएंगे, अगर 2 लॉन्ग लिखते हैं
और 4 शॉर्ट लिखते हैं तो 4 दूना 8 शॉर्ट हो गया, 8 दू 10 क्वेश्चन। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट पर भी रणनीति बनाना है। टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होगा, आपका प्रश्न छूट जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे। अधिकांश लोगों के देखेंगे, बहुत से स्टूडेंट को 180 90 नंबर आया हुआ है। विगत 63वीं वर्ष को देखें, 63वीं बैच का देखेंगे, आप लोग भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर दिया था कि किस पेपर में कितना हाईएस्ट रैंक मिला है, कितना लोएस्ट रैंक मिला है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है इसमें लोएस्ट है, सभी में लोएस्ट आया है, सभी पेपर में हाईएस्ट आया है। बस आपके देखेंगे एलएसडब्ल्यू में बहुत से स्टूडेंट अधिक अंक लाए हैं, कारण यह है कि उस सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं। टाइम मैनेजमेंट है। आप खुद अप्लाई करके देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन छूट जा रहा है, शिकायत ऐसा मिलता है हमको, तो क्वेश्चन नहीं छूटे, इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। लेखन शैली में सुधार कीजिए। वर्तनी बहुत लोगों का गलत होता है। मैं टेस्ट लेता हूं, टेस्ट में आप लिख करके कॉपी भेजते हैं तो मैं जांचता हूं, देखते हैं कि वर्तनी इतनी गलती है, हर शिकार आप लोग के स्पेलिंग, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बहुत लोग हैं, लिखते हैं स्पेलिंग उनका गलत रहता है। इन बातों पर ध्यान देंगे कि आपका स्पेलिंग वर्तनी गलत नहीं हो, और साफ साफ लिखने का कोशिश करेंगे, बात बनाने की कोशिश मत करेंगे। इन सारी बातों पर ध्यान देंगे, टाइम मैनेजमेंट पर सबसे विशेष रूप से फोकस करेंगे। तो देखेंगे आज इतना ही। अब एलएसडब्ल्यू के बारे में मैं बता दे रहा हूं कि ये तो क्रैश कोर्स है, ज़्यादा विश्लेषण हमको करने का समय नहीं है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन पर मैं डायरेक्ट आऊँगा। क्योंकि श्रम में थोड़ा सा बता देता हूं कि श्रम में समाज कल्याण के अंतर्गत पढ़ना क्या है। देखेंगे जो वातावरण में चीज को देख रहे हैं, जिस वस्तु को देख रहे हैं, जिस व्यक्ति समुदाय को देख रहे हैं, जिस समाज को देख रहे हैं, उसी के बारे में पढ़ना है। जो नहीं देख रहे हैं उसके बारे में नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए पंखा देख रहे हैं, ट्यूबवेल देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, कपड़ा देख रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, आप खुद देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। यही श्रम एवं समाज कल्याण है। कैसे? पंखा को कौन बनाता है? तो श्रमिक बनाते हैं। नियोजक पूंजी लगाता है और सरकार टैक्स लगाती है। इसी तीनों के बीच के संबंध को औद्योगिक संबंध कहा जाता है, और इसी संबंध के बारे में पूरी एलएसडब्ल्यू में पढ़ना है। आप देखेंगे कि औद्योगिक संबंध में कभी सहयोग होता है, कभी संघर्ष होता है। तो निश्चित तौर पर आपका जो एक्ट है वो समस्याओं का समाधान है, क्योंकि कर्मचारियों, श्रमिकों के समाधान के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कानून बनाती है। जबकि देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन औद्योगिक संबंध को बनाने के साथ साथ समस्याएं उत्पन्न करता है। अब उन समस्याओं के समाधान के लिए आपको सेक्शन 1 में कानून बनाया गया है। सोशल प्रॉब्लम, समाज में समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा कानून भी बनाई जाती है, योजनाएं भी बनाई जाती है, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महिलाओं की समस्याएं हो, बाल मजदूरी की समस्या हो, अनुसूचित जाति जनजाति की समस्या हो, नशाबंदी की समस्या, सारी समस्याओं के लिए योजनाएं सरकार बनाती है। इसी का अध्ययन करना है एलएसडब्ल्यू में। निश्चित तौर पर आप देखेंगे एकदम न्यू आंकड़े लिखेंगे, एकदम न्यू जो है योजनाओं का उल्लेख करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे, तभी जाकर के एलएसडब्ल्यू में अच्छा अंक आएगा। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों को कि श्रम एवं समाज कल्याण में मैं गेस किया हूं पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, श्रम विधान का उद्देश्य बताएं। उद्देश्य बताएं तथा इसके सिद्धांत तथा श्रम विधान के सिद्धांतों की आलोचनात्मक
मूल्यांकन करें। आलोचनात्मक पूछेगा तो आलोचना करेंगे, नहीं पूछेगा तो वर्णन करके छोड़ देंगे। आप देखेंगे श्रम विधान का उद्देश्य क्या है। देखें, श्रम विधान के कई उद्देश्य होते हैं। पहला, उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों, कर्मचारियों, कर्मकारों को संरक्षण प्रदान करना, प्रोटेक्शन देना, क्योंकि श्रमिक स्वयं अपनी प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, इसलिए सरकार द्वारा प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। जैसे कार्य के घंटे को रेगुलेट करना, कार्य के घंटे को रेगुलेट करना। हेलो, हाँ आजिए आजिए, जो बगल से रोड है, हाँ हाँ हाँ, रोड से आ जाइए, उसको चढ़ जाइए सीढ़ी पर, पूछ लीजिएगा वहां पूछे। ठीक 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 ठीक। तो आप देखेंगे कि संरक्षण देना, जैसे कार्य के घंटे को प्रोटेक्शन देना, मजदूरी का प्रोटेक्शन देना इत्यादि। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करें। जो कर्मचारी कार्य करते हैं उन्हें प्रोटेक्शन देना। ऐ सुनो, ऐ अनुज, ये फोन दे दो, फोन आ रहा है। प्रोटेक्शन देना, जैसे मनुष्य के जीवन में कई आकस्मिकताएं आती है, जैसे बीमारी, दुर्घटना के कारण विकलांगता, प्रसूति इत्यादि। ऐसी स्थिति में उसे प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, तो सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, सोशल जस्टिस देना, इसका उद्देश्य है। जैसे दबंग व्यक्तियों द्वारा कमजोर व्यक्तियों के शोषण पर रोकना, महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाना, मजदूरी संबंधी असमानताओं पर रोक लगाना, इसका मूल उद्देश्य है। उद्योग में कर्मचारी काम करते हैं, उनका शोषण नहीं हो, उसे सोशल जस्टिस मिले। कल्याण, समाज कल्याण की व्यवस्था करें। बिजली, पेयजल, मनोरंजन, शिक्षण, प्रशिक्षण, कैंटीन, शिशु गृह इत्यादि की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। विनियमन, उद्योगों में कर्मचारियों और नियोजकों के बीच संबंध को रेगुलेट करना, विनियमित करना, ताकि औद्योगिक विवाद नहीं हो, दोनों के बीच रिलेशनशिप अच्छे होंगे, औद्योगिक विवाद उत्पन्न नहीं। नेक्स्ट, श्रमिकों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करना। देखेंगे औद्योगिक कार्यवाहियों पर रोक लगाना, रोजगार की अच्छी दशाएं निर्धारित करना, देखेंगे नियोजकों की
मनमानी या स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना, मनमानी स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना, क्योंकि नियोजक स्वेच्छाचारी होता है, वो चाहता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार श्रमिकों को नियोजित करें और अपनी इच्छा अनुसार श्रमिकों को कार्य से निकाल दें। इस पर रोक लगाने का यह प्रयास करना है, लेबर लॉ का यही उद्देश्य है। देखेंगे औद्योगिक विकास करना, नए रोजगार का सृजन करना, महिलाओं का संरक्षण करना इत्यादि इसका मूल उद्देश्य है। आपने उद्देश्य जान गया। अब आप देखेंगे श्रम विधान के सिद्धांत कौन कौन से हैं। आप जानते हैं कि श्रम विधान के सिद्धांत श्रमिकों के हितों एवं उनके अधिकारों की रक्षा करने, उन्हें शोषण से बचाने के उद्देश्य से कई अर्थशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों द्वारा देने का प्रयास किया गया है। इसमें आर.के. दास का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। आर.के. दास का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। आर.के. दास ने 1937 में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, और इसी अपनी पुस्तक में श्रम विधान के 4 सिद्धांत बताया। पहला सिद्धांत है सामाजिक न्याय का सिद्धांत, दूसरा समाज कल्याण का सिद्धांत, तीसरा राष्ट्रीय अर्थनीति का सिद्धांत, चौथा अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता का सिद्धांत। इन्होंने 4 सिद्धांत बताए, परंतु 1937 के पश्चात सभी देशों में, चाहे भारत हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, जापान हो, अमेरिका हो, सभी देशों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में काफी परिवर्तन हुए। परिणाम स्वरूप श्रम के स्वरूप, नियोजक एवं कर्मचारियों के बीच के संबंध, इसके उद्देश्य इत्यादि में भी परिवर्तन हुए। फलस्वरूप आधुनिक युग में श्रम विधान के 8 सिद्धांत बताए जाते हैं, जिसे आधुनिकतम सिद्धांत कहा जाता है। ये 8 सिद्धांत है। पहला संरक्षा का सिद्धांत, पहला है संरक्षा का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक न्याय का सिद्धांत, तीसरा सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, चौथा है आपका निवारण का सिद्धांत,
प्रिवेंशन। पांचवा, समाज कल्याण का सिद्धांत। छठा, विनियमन का सिद्धांत। सातवां, आर्थिक विकास का सिद्धांत। आठ में हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर, प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। ये 8 सिद्धांत है। बारी बारी से मैं 8 सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा और उसकी आलोचना भी करूंगा। देखेंगे। पहला हो गया संरक्षा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य श्रमिकों को, कर्मचारियों को संरक्षण देना है, प्रोटेक्शन देना है। वैसे कर्मचारियों को प्रोटेक्शन देना है जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता तो है, प्रोटेक्शन की आवश्यकता तो है, लेकिन वह स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। जैसे मजदूरी, कार्य के घंटे, छुट्टियां स्वयं निर्धारित नहीं करते। कर्मचारी स्वयं निर्धारित नहीं कर सकते। नियोजक क्या करता है? वह शोषण करना चाहता है, चाहता है अधिक काम ले, कम मजदूरी का भुगतान करें, छुट्टियां कम। तो यह सिद्धांत कहता है कि नहीं, कर्मचारियों को प्रोटेक्शन दो। और इसी आधार पर विश्व के अनेक देशों में श्रम कानून पारित किए गए। इस सिद्धांत के आधार पर भारत में भी श्रम कानून पारित किए गए। जैसे एग्जाम्पल, भारत में मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसी तरह से अन्य भी कानून पारित किए गए हैं प्रोटेक्टिव, जैसे बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, महिलाओं के उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, या ऐसे लिखेंगे कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013। लेकिन इस सिद्धांत के आधार पर जितने भी श्रम कानून पारित किए गए हैं उसके तहत श्रमिकों को प्रोटेक्शन देने का प्रयास हुआ है, लेकिन यह अपेक्षाकृत कम प्रोटेक्शन है। इसकी आलोचनाएं की जाती है। क्या आलोचनाएं होगी देखेंगे आप।